वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर उर्दू का सबक नंबर 6 बगदाद का सफ़र का हम यहाँ पार्ट 1 कर रहे हैं, जिसमें लेसन को हम एक्सप्लेन करेंगे और इसके मानी भी बताएंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं, जिसमें 10वीं का उर्दू, इंग्लिश, जोग्राफिया, तारीख, सियासियात और 9वीं जमात का उर्दू और जोग्राफी के सभी सवाल जवाब अपलोड हैं। आप इससे इस्तेफादा ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, यहाँ पर हम 9वीं जमात का सबक नंबर 6 उर्दू का बगदाद का सफ़र, जिसे सज्जाद हैदर यलदरम ने लिखा है, को हम पढ़कर इसकी पूरी सबकवानी करेंगे। तो पहली बात में देखेंगे, सफ़रनामा एक बयानिया नसरी सिन्फ है। इसके लिए कोई ख़ास उसूल या तकनीक मुतय्यन नहीं है, मगर इसका तर्ज बयान ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले की दिलचस्पी बरकरार रहे। बाद सफ़रनामे मंजूम भी लिखे गए हैं। सफ़रनामों में सफ़र की रुदात बयान की जाती है। सयाह अपने सफ़र के दौरान जिन मुकामात की सैर करता है, वहाँ उसे जो तजुर्बात और मुशाहिदात हासिल होते हैं, उनकी तफसील वो सफ़रनामे में पेश कर देता है। इस तफसील में जुग्राफियाई महल वक़ू, तारीखी मुकामात, तहजीब व तमद्दुन, रस्म व रिवाज, समाजी हालात, मौसम और मनाजर, सियासी सूरत हाल, अदबी सकाफ़ती सरगर्मियाँ वगैरह जैसे बहुत से मौज़ूआत शामिल होते हैं। हर सफ़रनामे की अपनी मखसूस फ़िज़ा होती है। सफ़रनामा लिखने वाला अक्सर व बेशतर अपने सफ़रनामे को दिलचस्प बनाने के लिए रंगीन बयानी, अफसाना तराजी और मुबालिगा आराई से भी काम लेता है। जान पहचान में हम देखेंगे, सज्जाद हैदर यलदरम 1880 में नटहुर में ज़िला बिजनौर में पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद अली सज्जाद हैदर था। अलीगढ़ से बीए करने के बाद वो डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फायज हुए। फिर 1930 में जज़ायर अंडमान से के रेवेन्यू कमिश्नर मुकर्रर हुए। ख़यालिस्तान और जमालिस्तान उनके अफसानों के मजमूए हैं। उनके मज़ामीन और अफसानों पर रोमानियत के असरात हावी हैं। उन्होंने तुर्की नावलों और ड्रामों के तर्जुमे भी किए। वो हर शय में हुस्न को तलाश करते हैं। उन्हें अदब लतीफ़ के बानियों में शुमार किया जाता है। उनका इंतकाल 12 अप्रैल 1943 को लखनऊ में हुआ। उर्दू में सफ़रनामे का आगाज़ 19वीं सदी के निस्फ में हुआ। यूसुफ खान कंबलपोश का सफ़रनामा अजायबात फ़रंग उर्दू का पहला सफ़रनामा है, जो 1847 में लिखा गया था। 19वीं सदी के अहम सफ़रनामों में सर सैयद अहमद खां का मुसाफिर लंदन, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का सैर ईरान और शिबली नुमानी का सफ़रनामा रूम व मिस्र व शाम काबिल ज़िक्र है। 20वीं सदी में जब आमदोरफ्त के वसाइल में इजाफा हुआ और हवाई सफ़र आसान हो गया, तो सफ़रनामे भी खूब लिखे जाने लगे। उर्दू में हज के सफ़रनामे भी खासी तादाद में लिखे गए हैं। बाद सफ़रनामे मज़ाहिया अंदाज में भी लिखे गए हैं। तो चलिए सबक को देखते हैं। मैं ये ना बताऊंगा कि मैं कब और क्यों और कहाँ से रवाना हुआ, क्योंकि मेरे दोस्त इन तमाम बातों से वाकिफ़ हैं और जो मुझे नहीं जानते उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ इतना कह देना काफ़ी है कि बगदाद शरीफ जा रहा हूँ। 26 मार्च 1904 को अपने प्यारे दोस्तों से कुछ अरमान भरे और कुछ ज़्यादातर हरमान भरे दिल के साथ जुदा हुआ और आखिरकार 3 अप्रैल को जहाज़ कोला पर कराची से रवाना हो गया। मौसम निहायत खुशगवार था और समंदर की जबी पर ज़रा भी बलना था। और अगरचे ये मेरा पहला सफ़र समंदर का था, लेकिन मैं नहीं जानता कि सरगिरानी और तबीयत का मुतलाना किसे कहते हैं। और अगर सफ़र बहरे ऐसा भी हमेशा होता है तो मैं उम्र भर सफ़र करने को तैयार हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि मई जून में खलीज फारिस का मिजाज बरहम होता है और उस वक्त वो किसी की नहीं सुनता। 5 अप्रैल को 2 बजे सपहर के करीब मस्कत पहुँचे। मस्कत के बाद बूशहर तक समंदर ज़रा ख़राब था, मगर मेरी तबीयत फिर भी ख़राब नहीं हुई। 8 अप्रैल को 8 बजे सुबह बूशहर पहुँचे। यहाँ उतरने की इजाज़त नहीं। दूरबीनी से शहर को देखा और कुछ अच्छा ना पाया। सुना है बूशहर के अंगूर खट्टे होते हैं। 9 अप्रैल 7 बजे सुबह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम किस खित्ते में जा रहे हैं। रात ही भर में ये क्या तिलिस्म हो गया।
जहाज के दोनों जानिब कैसा दिलकश मंजर है। दो तरफ खुरमे के दरख्तों की मुसलसल कतारें हैं और इनके पीछे और नीचे गुलाब और नारंगी अनार के दरख्त हैं जो फलों से लदे हुए हैं, और जहां तक निगाहें दूरबीन के जरिए से काम करती हैं, ये मारे खुशी के पागल कर देने वाला मंजर है। अगर मैं हकीकत में थोड़ी देर के लिए पागल हो गया था। जहाज पर दौड़ा दौड़ा फिरता हूँ, कभी इस तरफ के मंजर को देखता हूँ, कभी उस तरफ के। मालूम हुआ कि हमारा सफीना समंदर छोड़कर दजला और फिरात के मजमुए पानी के सीने पर चल रहा है, और एक तरफ साहिल तुर्की है और दूसरी तरफ ईरानी। यहाँ इस दरिया के किनारे सिवाय घने ऊंचे और सरसब्ज दरख्तों और फूलों के आपको कुछ नहीं देख सकते। ऊपर आसमान है, नीचे पानी है, और दाएं बाएं नजर को ये दरख्त रोक रहे हैं। और ये सिलसिला मैं सुनता हूँ कि यहाँ से बगदाद तक यानी 400 मील तक कायम है। शायद लोग खुरमे के दरख्तों को इस कदर तारीफ सुनकर जेर लब मुस्कुराएंगे, मगर ये ख्याल रहे कि ये सूडान के खुरमे के दरख्त नहीं है कि 4-5 एक जगह खड़े हैं और इधर उधर सैकड़ों मील तक रेत का चोटिल मैदान है। ये इराकीन की नखलिस्तान और खुरमिस्तान है, जिनके साये में हर किस्म के फूल और फल लगे हुए हैं और दिमाग को मुअत्तर कर रहे हैं। 2 बजे मुहम्मरा पहुंचे। ये एक छोटा सा मुकाम है। यहाँ ईरानी सरहद खत्म होती है और यहाँ से 2 तरफा साहिल तुर्की है। मुहम्मरा से बसरा कोई 30-35 मील के फासले पर है, और जरा आगे बढ़ते ही बसरा के मुज़ाफ़ात शुरू हो जाते हैं। दरिया के किनारे दरख्तों के झुंड वही हैं, फूल वही हैं, मगर अब इनमें उमराए बसरा के मकानात शुरू हो जाते हैं, और इन कुदरती बेजान फूलों में इंसानी जिंदा फूल और गुंचे नजर आने लगते हैं। यानी हसीन और निहायत हसीन यहूदी, अर्मेनियन और खाल खाल तुर्क औरतें, लड़के और लड़कियां दौड़ दौड़ कर लबे दरिया हमारे जहाज को देखने आती हैं, और हम दौड़ दौड़ के डेग के किनारे इनको देखने जाते हैं। काश ये सिलसिला लामुतनाही होता, मगर वो तो 1-2 घंटे ही में जहाज बसरा पहुंच गया। यहाँ कौमों में बहुत मुखालिता होता है। मुसलमान, ईसाई और यहूदी अबा और कबा भी पहनते हैं, और बहुत से कोट पतलून पहनते हैं। तुर्की टोपी ओढ़ते हैं, और नामों से भी पता नहीं चलता कि कौन मुस्लिम है और कौन गैर मुस्लिम। मेरे साथी अर्मनी जो थे, उनके नाम थे नसरुल्लाह मसीह और शुक्रुल्लाह सब्बाह। यहाँ एक और बात अजीब देखी। हमारे यहाँ तो अंग्रेज अमूमन इस बात को पसंद नहीं करते कि हिंदुस्तानी अंग्रेजी कपड़े पहने, और खासकर ये कि अंग्रेजी टोपी ओढ़े। यहाँ तुर्क इस बात की ख्वाहिशमंद हैं कि इन सब की टोपी ओढ़े, और चुनांचे ये दोनों अर्मनी साथी अंग्रेजी टोपी पहने थे। बसरा पहुँचते ही तुर्की टोपी पहनने लगे। मैंने पूछा तो कहा, हम तुर्की रियाया हैं, लिहाजा यहाँ हमारी तुर्की टोपी पहनना जरूरी है। यहूदी अमूमन अबा व कबा पहनते हैं, और अरब तो बिल्कुल यही। तुर्क सब यूरोपियन लिबास पहनते हैं और अपने तई यूरोपियन समझते हैं, यानी अरबों, यहूदियों और अर्मीनों से बालातर। सपहर को जहाज बसरा से रवाना हो गया। चौथे रोज हम बगदाद पहुंचे। बगदाद के मकान सब कच्चे और शानदार हैं। दजला के दोनों किनारे कसर बहुत खूबसूरत और नई वजह के हैं। सड़क से मकानों में दाखिल हुए तो ताज्जुब होता है कि मकानों में कैसी सफाई रखी जाती है। यहाँ आमतौर पर लोग ज़रूरियात ज़िंदगी पर ज़्यादा खर्च करते हैं। गवर्नमेंट हाउस यानी वो इमारत जिनमें तमाम कचहरियाँ और दफातर हैं, और जिसे यहाँ सराय हुकूमत कहते हैं, बड़ी शानदार, और दफातर हिंदुस्तान के दफ्तरों के बल्कि इससे बेहतर सजे हुए हैं। मदीनतुल इल्म व फजल बगदाद अपनी तमाम फजलियत खो बैठा है। मदरसा निज़ामिया के शहर में आज ईरानी या नई तालीम का कोई ऐसा मदरसा नहीं है जिसे कॉलेज के लक़ब से याद किया जाए। हाँ, 10-12 स्कूल हैं जिनमें ज़्यादातर यहूद व नसारा के या अमेरिकन मिशन, प्रोटेस्टेंट मिशन, फ्रेंच कैथलिक मिशन के हैं। ये स्कूल हिंदुस्तान के मिशनरी स्कूल की तरह बहुत मुनज़्ज़म और उम्दा हालत में है। मुसलमानों की तरफ से कोई स्कूल नहीं, सिर्फ हुकूमत की तरफ से चंद स्कूलें हैं, मसलन मकतब इब्तदाइया, मकतब रुशदिया, मकतब अदादिया और मकतब सनाए। मगर अहले अरब शहर मुसलमान इनमें भी कम पढ़ते हैं। तुर्क ही ज़्यादातर इन मदरसों से फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ तालीम निस्वा के मानी सिर्फ मज़ामीन मुतालिक तालीम निस्वा लिखना नहीं है। ईसाइयों और यहूदियों के तो बहुत से मदारसे निस्वा हैं, इसके कहने की ज़रूरत नहीं। मुसलमानों के लिए भी एक मकतब निस्वा है जो हाई स्कूल के दर्जे तक है, और इसमें तुर्की और बाज़ अरबी खान में पढ़ती हैं।
खानमों के जिक्र में पर्दे का जिक्र भी बेमौका ना होगा। यहाँ तमाम मुसलमान औरतें अदना और आला दर्जे की बुर्का ओढ़कर खुद बाजार जाती हैं, जो खरीद फरोख्त करती हैं। तुर्की खानमों का पर्दा बिल्कुल बराए नाम होता है। उनके चेहरों साफ नजर आते हैं और लिबास तर्कनों का बिल्कुल अंग्रेजों जैसा है। यानी तुर्कियों का जो है वो बिल्कुल अंग्रेजों जैसा है, लेकिन अरबनों का अरबी होता है। अल्लाह अल्लाह, बगदाद के खाक में कैसे कैसे बुजुर्ग होते हैं। इनके मज़ारों की ज़ियारत मैंने की, मगर दारुल खिलाफा बगदाद के शाही महल कहाँ हैं? वो कुतुब खाना, वो मदरसे, वो रसदगाहें किधर हैं? मदरसे निज़ामिया किस जगह है? कसरे खुल्द किस तरफ है? आह, ये सवालात हलाकू खां से करो, हम क्या जवाब दें। शमसुल उलमा मौलाना हाली दिल्ली के सैयाह से कहते हैं, लेके दाग आएगा सीने पे बहुत ए सैयाह, लेके दाग आएगा सीने पे बहुत ए सैयाह, देख इस शहर के खंडरों में न जाना हरगिज। लेकिन यहाँ इस नसीहत की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ खंडर तक नहीं रहे। विलायत बगदाद के सरकारी सालनामे में मौलिफ तारीखी इमारत के जिक्र में फरमाते हैं कि जहाँ आजकल दफ्तर निज़ारत रसूमात हैं, वहाँ मदरसे निज़ामिया था। हारून और मामून की तमाम कोशिशों का ये नतीजा है। हाँ, ये जुबैदा का मकबरा तो शिकस्ता हालत में बाकी है। यहाँ जहां अरब रहजन रात को जमा होकर माले गनीमत आपस में तकसीम करते हैं। बाबिल, जो हजारों बरस पहले तबाह हुआ, इसकी खंडर तो बाकी हो और ना बाकी हो तो अब्बासियों के जा व जलाल का निशान। मगर बाबिल को हलाकू ने थोड़ा ही ताराज किया था। क्या ये ताज्जुब की बात नहीं कि जो कौम बगदाद को तबाह करे, उसकी एक शाख जामा मस्जिद व किला, दिल्ली, ताजमहल, आगरा जैसी इमारतें हिंदुस्तान जाकर बनाए? क्या ये मुगलों की तरफ से तबाही बगदाद का नादनिश्ता कफारा था? बहरहाल ए बकबक दिल्ली व आगरा, तुम फिर भी खुश नसीब हो कि तुम्हारी बहुत सी इमारतें कायम है और तुम्हारे खंडर अभी गायब नहीं हुए। मगर ए बगदाद। तो चलिए हम यहाँ पर हारून रशीद के जो यहाँ पर बीच में उनका जिक्र किया गया है, हम इन्हें भी देख लेते हैं। हारून रशीद 7वीं अब्बासी खलीफा, यहाँ पर 809 तक 763 से 809। उनके वालिद का नाम मेहदी और वालिदा का नाम खिजरान था। हारून इल्म व फ़नून के कदरदान थे। उनके दरबार में बड़े बड़े आलिम व फाजिल जमा हो गए थे। इनमें हजरत इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम मोहम्मद और इमाम यूसुफ भी शामिल थे। उनके अहद में बगदाद के इतराफ में बगावतें हुई, जिन्हें उन्होंने बड़ी बहादुरी से फरोग किया। रूमी सल्तनत को भी उन्होंने शिकस्त दी और चीन, हिंदुस्तान और यूरोप के बाज़ मुल्कों से ताल्लुकात कायम किए। अलूम व फ़नून के बहुत सी किताबों के तर्जुमे करवाए। बगदाद उनके ज़माने में बड़े बड़े मदरसों का शहर बन गया था। ईरान के शहर तूस में हारून रशीद का इंतकाल हुआ। अब हम मालूमात करेंगे मामून रशीद की। 8वीं अब्बासिद खलीफा 786 ता 823, जिनका दौर हुकूमत अब्बासी हुकूमत का सुनहरा दौर कहलाता है। उनका दौरुल हुकूमत मुरू यानी तुर्किस्तान में था। जब इतराफ की हुकूमत ने सर उठाया तो उनके सरकूबी के लिए उन्होंने दारुल हुकूमत दोबारा बगदाद में कायम कर लिया। मामून रशीद अलुमुल फ़नून के दिलदादा थे। उनका अहद इल्मी तरक्कियों का अहद था। उन्होंने बगदाद में फलकियाती मुशाहिदे और तजुर्बात के लिए दौरे सदगाहें तामीर करवाई थी। एक आला दर्जे का कुतुब खाना भी कायम किया था, जिसमें दुनिया भर के अलूम की किताबें मौजूद थी। उन्होंने अबरानी, संस्कृत, यूनानी और फारसी जुबानों की कई किताबों का तर्जुमा करवाया। अब हम बात करेंगे मलिका जुबैदा। जाफर बिन मंसूर की बेटी थी। वो 762 में पैदा हुई और 781 में उनका निकाह खलीफा हारून रशीद से हुआ। उनका असल नाम उम्मतुल अजीज था, लेकिन उनके हुस्न व जमाल और चेहरे की निखार के बाद दादा ने उनका नाम जुबैदा रखा। अपने नामूर शौहर की तरह वो भी मशहूर थी।
انہوں نے حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے کے لیے ایک نہر تعمیر کروائی تھی جس کے آثار آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ نہر نہر زبیدہ کے نام سے مشہور ہے۔ زبیدہ نہایت متقی اور مخیر خاتون تھی۔ انہوں نے علماء، فضلہ اور شورا کی سرپرستی کی اور سخاوت میں بڑا نام پیدا کیا۔ 831 میں ان کا انتقال ہوا۔ اب ہم بات کریں گے ہلاکو خان کی۔ ہلاکو ایران کے الخالی خاندان کا بانی اور منگول سردار چنگیز خان کا پوتا تھا۔ اس کے باپ کا نام تولی خان تھا، تولئی خان۔ ہلاکو کو نے اسماعیلی حکومت کے قلعہ الموت پر حملہ کر کے بغداد کو تاراج کر دیا۔ لاکھوں افراد قتل کر دیے گئے۔ سارے مدرسے اور کتب خانے ہلاکو کے حکم سے جلا دیے گئے۔ سب کتابیں دریا میں بہا دی گئی۔ اس نے مصر میں بھی حملہ کرنے کا ارادہ کیا مگر اس کا مقابلہ برقعی خان سے ہوا جو مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے ہلاکو کو زبردست شکست دی اور 1264 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہاں پر ہمارا سبق خوانی مکمل ہوئی بچوں۔ تو یہاں پر ہم معنی و اشارات دیکھ لیتے ہیں۔ حرما، غم، دکھ، مایوسی، جبیں پر بل نہ پڑنا، مزاج خراب نہ ہونا، سرگرانی، درد سر، مجموعہ پانی، ملا جلا پانی، عراقین، دو عراق یعنی شمالی اور جنوب، خرمستان، کھجوروں کا باغ، لامتناہی، کبھی نہ ختم ہونے والا، مخالطہ، میل جول، سباگ، رنگ ریز، کفارہ، قصور کا بدلہ دینا، رصدگاہ، آسمان کے مشاہدے کی تجربے گاہ، خانم، خان کا مونس، ترکن، ترک عورت، اربن، عربی عورت، ولایت، مراد انگلستان۔ اب یہاں پر دیکھیے سوال جواب شروع ہوں گے تو یہ ہم پارٹ 2 میں کریں گے۔ تو بچوں یہاں پر ہمارا پارٹ 1 مکمل ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو سب سمجھ میں آیا ہوگا، اور لیسن اچھا لگا ہو تو پلیز سبسکرائب کریے میرے چینل کو، لائک کریے اور اپنے اردو میڈیم کے دوستوں میں ضرور شیئر کر دیجیے تاکہ انہیں بھی آن لائن کام میں آسانی ہو اور کامیابی ملے۔ تو بچوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر۔